टॉपिक छूटे ना जो आपके पेपर में आता हो। चलिए देखिए, जो जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी, 3 स्टेज मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट भी बता चुका हूं। आज की वीडियो में स्टार्टिंग की जाएगी 4th स्टेज से, जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4th स्टेज है, ठीक है। 3 पहले की देख लेना आप लोग, तभी आपको चौथी समझ में आएगी। इस स्टेज में बच्चा होता है 11 साल से ऊपर तक का बच्चा होता है, या कहीं कहीं एग्जाम में कई जगह देखने को मिल जाती है 11 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा, या 11 वर्ष से ऊपर तक का, दोनों ही के एग्जाम में देखने को आपको मिली है, ठीक है। ये होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके अंदर के इंपोर्टेंट पॉइंट के ऊपर देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कि यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। दूसरा, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। और दूसरी बात, और जो चिंतन करता है बच्चा, उसके चिंतन में परिपक्वता यानी मेच्योरिटी आ जाती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस आपकी अवस्था की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, कि एक तो बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, और जो अमूर्त चिंतन करता है वो उसके चिंतन में परिपक्वता होती है, मेच्योरिटी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बच्चों से पूछ लेंगे कि बताओ एक दिन का आपको प्रधानमंत्री बनाए तो आप क्या काम करोगे, तो बच्चा एक से ज्यादा आंसर देगा, नए नए आपके सामने आंसर देगा। तो बच्चा क्या काम करना स्टार्ट कर देगा, बच्चा अमूर्त चिंतन को करना स्टार्ट कर देगा, और जो चिंतन करेगा उसमें परिपक्वता दिखेगी, मेच्योरिटी दिखेगी। यानी जो भी आंसर देगा कि भाई एक दिन का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो आपके सोशल जो मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड होगा। ये नहीं कि कुछ भी वो बोल देगा कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा या फिर मैं एरोप्लेन में घूमूंगा, ऐसा आंसर नहीं देगा वो, कुछ ना कुछ अच्छा आंसर देगा, यानी मेच्योरिटी दिखेगी उसके जो आंसर मिलेंगे। ये आपका जो टर्म है ना, जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट ये आपका बहुत बार पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम में। अगला पॉइंट है निगमनात्मक तर्कना, यानी डिडक्टिव रीजनिंग। जो आपकी 3rd स्टेज थी मूल संक्रियात्मक अवस्था, उसमें थी आपकी इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्कना। और जो आपकी 4th स्टेज है, इसमें आपकी निगमनात्मक तर्कना यानी डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। उसमें क्या, किसके ऊपर तर्क करता है, उदाहरण के ऊपर यानी एग्जाम्पल के ऊपर। और इसमें किसके ऊपर तर्क करना स्टार्ट करता है, इसमें करता है नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। जैसे मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि नियम पता है। अब देखिए बच्चों को मान लीजिए आपने प्लस और माइनस करना सिखा दिया। अब चाहे आप लोग उससे कुछ भी पूछे कि बताओ बेटा 47 प्लस 98 तो कितने होते हैं, तो बच्चा इसके लिए पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, वो अपने माइंड में ही सोल्व कर देगा इसको। क्यों, क्योंकि उसे नियम पता है, जोड़ने का रूल पता है उसको। तो ये अवस्था में जो होती है वो आपके नियमों पर तर्क करने लग जाता है बच्चा, यानी निगमनात्मक तर्कना आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है, डिडक्टिव रीजनिंग। चलिए अब देखते हैं 4th स्टेज होगी। अब करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, जितने भी आज तक टेट हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है, उसका कंसेप्ट पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। देखिए ये मैंने आपको बताया था, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये किस अवस्था में होता है, तो देखिए ये होता है आपका फर्स्ट अवस्था में, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, जो कि होती है आपकी जन्म से लेके 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसमें आप बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस का उसके अंदर गुण आ जाता है। होता क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व, जब बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से चीजें सीखता है। सेंसरी ऑर्गन मैंने आपको बताए थे, आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, ठीक है, टंग, ये आपके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई तकिया है और तकिए के पीछे आप लोग मोबाइल को छिपा दो, ठीक है, तो बच्चा क्या काम करेगा, यानी जन्म से लेके 2 साल तक का बच्चा है तो वो क्या काम करेगा, बच्चे के जो सेंसरी ऑर्गन्स बताए, आंख, नाक, कान वगैरह, ये 5 ऑर्गन बताए, उनकी हेल्प से उस मोबाइल को ढूंढ लेगा। चाहे आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। तो ये होता है आपका संवेदीगामक अवस्था में, यानी सेंसर मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व का जो बच्चे के अंदर गुण आ जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रिया को क्या माना जाता है, तो देखो इनको माना जाता है आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। अब इनके ऊपर डिटेल में समझना हो तो जो पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है उसको देख लेना, एक बार में आपको देखते समझ में आ जाएगा। तभी इसलिए मैं कह रहा हूं पार्ट 1 समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सोल्व करना, देखना देखते आंसर बता दोगे आप। अगला क्वेश्चन आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, यानी जो आपका डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो किस अवधि में होता है, तो सिंपल सा अभी मैंने आपको बताया, अभी आप लोग आंसर लगा दोगे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो भी बताई थी 11 वर्ष से ऊपर तक की अवस्था, उसमें होती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, जिसमें नियम के ऊपर तर्क करने लगता है बच्चा।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क व परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। ये भी मैंने अभी आपको सेम ऊपर बताया कि बच्चा अमूर्त तर्क करता है और जो अमूर्त तर्क चिंतन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, उसमें परिपक्वता आती है यानी मैच्योरिटी होती है। तो ये किसके अंदर होती है? सिंपल से बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। देखिए इसको ध्यान से समझना। इसमें पूछा है पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन होता है वो वयस्कों से यानी जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनसे प्रकार में भिन्न होता है। देखो भाई, बच्चों का सोचने का तरीका कुछ और होगा और बड़ों का सोचने का तरीका कुछ और होगा। तो जो भी चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, वो प्रकार में अलग अलग होता है। ठीक है, बजाय मात्रा के। ठीक है, मात्रा से कोई मतलब नहीं है कि अमाउंट कितना होना चाहिए, तो मात्रा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रकार से मतलब है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। बड़ा अलग तरीके से सोचेगा, बच्चा अलग तरीके से सोचेगा। तो आंसर इसमें आपका तीसरा ही सही हो जाएगा। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके फिजिकल वर्ल्ड की, यानी भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। तो एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पियाजे के अनुसार, तो हमें सारी वो चीजें बतानी है जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो इनके अनुसार फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है। नीचे 4 स्टेटमेंट दी हुई है, सही वाली बतानी है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण बताए थे, पहला ही गलत हो गया, 5 नहीं 4 बताए थे। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर यानी कंटिन्यूअस होता रहता है, गलत। इन्होंने ये बताया था स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, जैसे बच्चा मूल संक्रियात्मक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष में ये चीजें करता है, उसके बाद फिर ये चीजें करता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, बिल्कुल सही। इन्होंने ये कहा था कि किसी भी चरण को, किसी भी स्टेज को हम लोग छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये चरण स्थिर है। तो आंसर इसमें आपका तीसरा ही सही हो जाएगा।